हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो एंड मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं फिर से जो है। और आज बात करेंगे फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार पीसीडी भी बोला जाता है। बात करेंगे पीसीडी कैसे किया जाता है, मीन्स फार्मा फ्रेंचाइजी कैसे लिया जाता है, कौन से सिस्टम होते हैं फार्मा फ्रेंचाइजी को लेने में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी कंपनी को लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन पे छोटा सा वीडियो एंड जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रख के जो लोग इंटरेस्टेड हैं फार्मा में फ्रेंचाइजी लेके वर्क करने के लिए तो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं फार्मा फ्रेंचाइजी होती क्या है, पीसीडी होता क्या है, क्या बिजनेस होता है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि जैसा कि आप देखोगे इस फार्मा के अंदर सेल्स कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। फार्मा कंपनियों के इवेंट सेल्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है, टारगेट करने के लिए प्रेशर रहता है। तो फ्रेंड्स जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या डिसीजन लिया या क्या तरीका निकाला कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बट क्या है मार्केटिंग नहीं करेंगे अपनी मेडिसिन की। मार्केटिंग करने के लिए वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर भी नहीं करेंगे, मीन्स अपने मेडिसिन को वो मार्केटिंग तो करेंगे बट क्या है कि अपने खुद के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी सैलरी देके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर को नहीं हायर करेंगे, बट किसी थर्ड पार्टी को या जो बंदा करना चाहता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमआर जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिनको टेरिटरी का अच्छा नॉलेज हो चुका है, जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको उन्होंने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। फ्रेंचाइजी मींस वो पर्टिकुलर एक रेट पे अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लेता है फ्रेंचाइजी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, सपोज दैट कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर है, उसको एक्सपीरियंस हो गया पर्टिकुलर किसी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, 2-4 साल 5 साल उसको हो गया। जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बेटर नहीं लग रहा है या इंप्रूवमेंट, जो भी उसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको क्या लग रहा है कि वो उस वहाँ काम नहीं करना चाहता, या उसको लगता है कि हाँ डॉक्टर के साथ, मेरे कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, अगर मैं खुद की अपनी कंपनी लेके आऊँ तो शायद मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उससे बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब खुद की कंपनी तो इतनी जल्दी हम लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी लॉन्च करने के लिए बजट चाहिए, बड़ा बजट चाहिए, सेटअप चाहिए, पूरी टीम चाहिए, ऑफिस चाहिए, बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जनरली जो है वो क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। इसमें दो लोगों की जरूरत है, एक तो जैसे मैं लेने वाला हूँ, सपोज दैट मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से फार्मा के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे डॉक्टर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने कंपनी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा कि फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश करूँगा। इसमें दोनों लोगों को फायदा होता है कि जो मैं लूँगा तो मैं भी टेंशन फ्री हूँ, क्यों कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं फ्रेंचाइजी लेके मेडिसिन सेल करूंगा तो मैं ही बॉस हूं, ठीक है, मेरा और कोई बॉस नहीं है। दूसरा जो फार्मा कंपनी मैंने बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं वो उनको भी अपना मेडिसिन बेचना होता है, ठीक है, उनको भी मेडिकल रैप नहीं रखना है, उसके एक्सपेंसेस को बियर नहीं करना है। अभी यहाँ पे क्या दो लोगों की नीड को मिल जाती है। मेरी नीड क्या है, मुझे मेडिसिन चाहिए, पूरा ऑफिस सेटअप नहीं करना है, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, विजुअलिट मिल जाए, ठीक है, मेडिसिन मिल जाए, सैंपल मिल जाए, लीव बिहाइंड जो लिटरेचर होते हैं वो मिल जाए, एलबीएस मिल जाए, और साइंटिफिक बैग और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एज ए अपने प्रोफेशन में काम करने के लिए, हमारे प्रोफेशन में वो सारी चीज़ें हमें मिल जाए तो हम क्या है वर्क कर पाएंगे। ठीक है, हमें वो सारी रिक्वायरमेंट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है, दोनों लोग मिल जाते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। ये वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें सक्सेसफुल होते हैं जिन लोगों के कस्टमर के साथ, डॉक्टर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट जब लेके आते हैं तो उसको डॉक्टर से कन्विंस कर पाते हैं उन प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा सिस्टम होता है। देखिए अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं बहुत सारे, बट चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या कि आप सपोज दैट आप एक्सपीरियंस हो गए, आपको ये फील हो रहा है अंदर से कि यार मेरे डॉक्टर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन में, क्यों ना मैं अपना प्रोडक्ट ले आके बेचूं, इससे बेटर कर पाऊंगा। कंपनी का आए दिन टेंशन रहता है, ये डाटा भेजो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है, मीटिंग फॉर्मेट बना के भेजो, मीटिंग में आओ, नहीं आए तो उसमें 50 बातें सुननी पड़ती हैं, तो बहुत सारे हेडेक रहते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस रहेगा, हम अपने मेडिसिन को सेल आउट करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ही बॉस हूँ, अपने हिसाब से काम करूंगा। ऐसी थिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम ऐसा हो जाता है उसका थ्रेशोल्ड हो जाता है, मींस अब बस अब मुझे अपना काम करना है, एक पॉइंट पे आके हम डिसीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड चैलेंजेस क्या होते हैं, जब हम डिसीजन ले लेते हैं लगता है हमें कि ऐसा हम कर पाएंगे, प्रैक्टिकली जब फील्ड के अंदर काम करने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, उसका रीजन ये है कि जब आप किसी कंपनी के साथ काम करें, सपोज जिसमें किसी कंपनी के साथ अटैचमेंट हो, कंपनी का पर्टिकुलर एक ब्रांडिंग है फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर कंपनी ने अपने ब्रांड वैल्यू को डेवलप किया हुआ है, बट अभी जो कंपनी लेके आ रहे हैं, जो मेडिसिन लेके आ रहे हैं, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं मार्केट के अंदर। ब्रांडिंग मीन्स होता है ट्रस्ट,
तो आप अपने कस्टमर को वो ट्रस्ट नहीं दे पाएंगे जो पिछली कंपनी में आप ट्रस्टफुली जो है कह पाते थे, किसी स्टेटमेंट को कह पाते हो नहीं सर ये मेडिसिन मेरा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, आप बहुत फोर्सफुली आप कह पाते थे। बट जब अपनी मेडिसिन लेके आएंगे, क्योंकि आपको कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं है, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ आप ये जानते हैं कि ये मेडिसिन है और इसलिए काम करती है, ये साल्ट है बस, ठीक है, उसके पीछे का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। अब क्योंकि आपका खुद का नहीं, आपने थर्ड पार्टी लिया था, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो कंपनी का नाम होता है। अगर सन फार्मा का कोई मेडिसिन है तो हम आँख बंद करके यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। सन फार्मा है, अपना जो है एबट हेल्थ केयर, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितनी टॉप लेवल कंपनी ली, जितनी भी अच्छी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, चरक है, हिमालय है, डाबर है, ठीक है। आयुर्वेदिक कंपनी की अगर हम बात करें तो झंडू है, और क्या बोलते हैं अगर एलोपैथिक सेगमेंट में जाए तो यूनिकेम है, टोरेंट है, एल्केम है, अरिस्टो है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन सारी कंपनी जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको मन में एक बार भी डाउट नहीं आता कि ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। ये डॉक्टर ऐसा कभी नहीं बोलता कि हाँ मैं आपकी मेडिसिन चेक करूंगा, इसका रिजल्ट जो है नहीं आता है, ठीक है, आपकी मेडिसिन बेकार है, ऐसा नहीं बोल सकता डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। एक कंपनी ने अपने नाम को इस्टेब्लिश किया मार्केट के अंदर, अपनी ब्रांड इक्विटी बनाई हुई है, इसके बिहाफ पे जो है ऐसा कोई बोल नहीं सकता, ट्रस्ट है। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम अपनी कंपनी लेके आते हैं, तो उस समय डॉक्टर आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। जब आप ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन आप निकालोगे अपने रिलेशन के बेस पे, ठीक है। रिलेशन के बेस पे अगर जब प्रिस्क्रिप्शन आप निकालते हैं तो होता क्या है कि आपसे बहुत सारे डॉक्टर डिमांड करना शुरू कर देता है। मतलब हमने तो देखा कि बहुत सारा प्रॉफिट यार, बहुत सस्ते में मुझे मेडिसिन मिल रही है और मैं बहुत अच्छे रेट में बेच रहा हूँ, बेच पाऊंगा, ऐसा हमारे दिमाग में काम करने से पहले आइडिया आता है। बट एक्चुअली जब हम काम करने जा रहे होते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर भी डिस्काउंट मांगने लगता है, मेडिकल स्टोर वाला जान जाता है या फ्रेंचाइजी ये देख के समझ जाते हैं, ब्रांड नेम से, कंपनी के नाम से पता चल जाता है, ठीक है। सब आजकल होशियार है, हर कोई ऐसे कहने वाली बात नहीं कि हम बहुत अच्छा सिस्टम बनाएंगे, ये करेंगे। डॉक्टर भी होशियार है, केमिस्ट भी होशियार है, होलसेलर भी होशियार है, ठीक है, सब पहचान जाते हैं। तो आपको बहुत सारे उसमें देने पड़ते हैं परसेंटेज। तो मैं यही कहूँगा जिन लोगों के बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है, जिस लोगों को कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वही इस फील्ड के अंदर एंटर करें। फार्मा पीसीडी जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैं इस फील्ड के बारे में जानते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने किया है, 90% लोग इसमें फ्लॉप हो जाते हैं, ओनली 10% ही सक्सेस रेट है मैं बोलूँगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को फेलियर ही मिलता है, ठीक, पहले लगता है। अब चलिए जो भी है आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि 10%, ठीक है। ऐसा मत मान लीजिए कि हाँ मैं कुछ मिसगाइड कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेके। भाई अपना आपका अच्छा रिलेशन है तो आप कर भी सकते हैं, बेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, मेरे फ्रेंड सर्किल में है, दोनों लोग मेरे साथ में हैं, फेलियर वाले भी, सक्सेसफुल वाले लोग, ठीक है। अब चलिए, अब जो लोग लेना चाहते हैं कि हाँ उनको अंदर कैपेसिटी, अपने दम लगता है कि हाँ यार हम कर पाएंगे, अपना रिलेशन है इतना डॉक्टर के साथ में, ठीक है, डेवलप कर ले जाएंगे बिजनेस को, जो है झंझट से बाहर निकलते हैं कंपनी के। तो अब प्रोसेस क्या होता है, कंपनी कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले ध्यान देते हैं कंपनी सेलेक्ट कौन कैसे करेंगे, ठीक है। कंपनी सिलेक्शन करते समय आप पहली बात क्या करिए, बहुत सारी कंपनियों का आप रेट मंगा लीजिए। रेट कैसे मंगाएंगे, ऑनलाइन आप पीसीडी फार्मा सर्च करेंगे, मैं फार्मा फ्रेंचाइजी सर्च करेंगे तो गूगल में बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप 10, 15, 20, 25 जितनी कंपनियों के साथ कॉन्सेप्ट का आप देखिए, प्रोडक्ट रेंज देखिए, जिसका ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट रेंज हो, ठीक है, उसके ब्रांड नेम सही लग रहे हो, ठीक है, पैकिंग आपको अट्रैक्टिव लग रही है, सही लग रहा हो, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए उन कंपनियों को। फिर उन सभी कंपनियों को, सपोज करो आप उसमें से 10 या 15 कंपनी फाइनलाइज करते हैं कि हाँ इन कंपनियों के साथ मुझे किसी न किसी के साथ काम करना है, ठीक है। उन सभी कंपनियों को एक मेल ड्रॉप करिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हूं, आप मुझे प्राइस लिस्ट एंड सैंपल भेजिए। तो कंपनी ऐसे मत ले लीजिए आप बिना चेक किए हुए, ठीक है, क्योंकि आप फोटो में बहुत अच्छा दिखता है बट एक्चुअल में क्या है वो नहीं पता चल पाता है। तो उसके लिए आप जब मेल ड्रॉप करेंगे तो कंपनीज क्या होगी, आपको सैंपल का कार्टन, जो उनके सैंपल्स हैं कुछ मेडिसिन की, वो प्लस प्राइस लिस्ट आपके एड्रेस पे कोरियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जिन लोगों को ना पता वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही कर लेते हैं, तो हमेशा याद रखें जिसका भी चाहिए आप मंगाएंगे तो वो लोग आपके भेजेंगे, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है, आपकी सिर्फ ज़रूरत नहीं उनकी भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपने एड्रेस पे उसको मंगाइए, 10-15 कंपनियों को आप मंगाइए, फिर उसमें एग्जामिन करिए कौन सा बेटर है, जिसको एक डिसीजन लीजिए कि भाई ये कंपनी का रेट भी सही हो रहा है और इसकी जो प्रोडक्ट के नेम है वो भी अच्छे लग रहे हैं और क्या बोलते हैं पैकिंग भी अच्छी है और मैं इसमें काम कर पाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया कंपनी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। कंपनी सेलेक्ट करते समय ये भी देखें कि ISO 9000 जो 2001 का सर्टिफिकेट है वो कंपनी के पास होना चाहिए, उसका जो टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का ओवरऑल वो कम से कम नहीं तो 10 करोड़ या
20 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम किसी जगह सेटिंग करते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कई बार कस्टमर अगर कन्विंस कर पाते हैं तो वहाँ फिर ये मैटर आके अटक जाता है कि अगर 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है कंपनी का तो मेडिसिन परचेज नहीं करेंगे। हाँ, ISO 9000 2001 नहीं है कंपनी सर्टिफाइड तो वो मेडिसिन उसको नहीं लेते हैं। तो इन सारे सर्टिफिकेट का और इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब चलिए बात करें आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपको लेने के लिए फार्मा फ्रेंचाइजी करने के लिए क्या चाहिए, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए सबसे पहले तो आपको DL चाहिए होगा, ड्रग लाइसेंस नंबर। इसमें दो चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सपोज करो DL नहीं है, मतलब ड्रग लाइसेंस आप नहीं लेना बनवाना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें भी पर पैसा खर्चा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी अपने क्लोज स्टॉकिस्ट के साथ आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग इन द सेंस मतलब जो अपना लैंग्वेज है यार उसमें बोल रहा हूँ सेटिंग, ठीक है, वो सेटिंग मत समझ लेना। सेटिंग इन द सेंस कि मतलब आपको बातचीत करके फिक्स करना पड़ेगा, यार इतने पे माल आएगा, आप पर्टिकुलर किसी स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए, इतने पे माल आएगा, हम इतने पे बेचेंगे, आपको इतना परसेंटेज देंगे, बिल्कुल क्लियर कट बात करिए, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें झंझट बहुत होते हैं परसेंटेज को लेकर, क्योंकि स्टॉकिस्ट पास आता है उसको भी, क्योंकि आप मेन इनवॉइस उसको मिल रहा है तो उसको पता चल रहा है एक्चुअली कि कितने पे मेडिसिन आ रहा है, उसको प्रॉफिट, आपकी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आप डॉक्टर को कितना दे रहे हो, केमिस्ट को कितना दे रहे हो, कैसे इनपुट कहाँ सपोर्ट, क्योंकि सब कुछ तो आपको करना है, उसमें कंपनी तो कुछ देना नहीं कंपनी को, सब कुछ अपने बेस पे करना है, तो वो इस चीज़ को नहीं देखता। स्टॉकिस्ट क्या लगता है, अरे इसमें तो बहुत मार्जिन है, ठीक है, तो वो आपसे मार्जिन शेयरिंग की भी बात करेगा, क्योंकि स्टॉकिस्ट मार्जिन 10% होता है, बट आपसे फिर मार्जिन शेयर की बात करेगा वो, भैया हमें 10% और चाहिए, हमें 15% और चाहिए। इसलिए क्लियरली बिल्कुल चीज़ों को मतलब अच्छे से टॉक आउट कर लीजिए, आप बात कर लीजिए अच्छे तरीके से स्टॉकिस्ट के साथ, तब करिए। या फिर बेटर ये है कि आप जो है एक स्टॉकिस्टशिप का लाइसेंस ले लीजिए, एक GST नंबर ले लीजिए, एक DL नंबर बनवा लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करके, तो आप अपने पास मंगवाइए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को आप वर्क करिए। आप चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा कैसे सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, कुछ सक्सेस टिप्स बाद में दे देंगे। तो आप बनवा लीजिए और वहां से आप जाओ जो मतलब फिर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और शुरुआत में क्या करिए, शुरुआत में बहुत सारा मेडिसिन मत मंगाइए, 10,000 15,000 इससे ऊपर ज़्यादा मेडिसिन मत मंगाइए, पहले मंगाइए, बेचिए मार्केट के अंदर, देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बल्क में मंगाइए। ऐसा नहीं बात बहुत ज़्यादा 25, 30 या 50,000 रुपये मंगा लीजिए, 10,000 15,000 का बहुत आराम से, आजकल कंपटीशन इतना जाता है कि कंपनियां गुड्स दे देती हैं। देखिए इसमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स देगी, जो मेडिसिन देगी वो देगी, तो आप उसमें क्लियरली बात कर लीजिएगा। अगर आप उससे एक्स्ट्रा इनपुट लेते हैं, सपोज दैट सैंपल लेते हैं, आपको अलग पे करना पड़ेगा, अगर आप बैग लेते हैं तो अलग से पे करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा इनपुट लेते हैं। कुछ कंपनियां जब एक साथ 15,000 या 20,000 का सामान खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हैं, बट उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। मींस एक पर्टिकुलर रेट फिक्स होता है, उसके बाद डॉक्टर को कुछ दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, तो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपके पॉकेट से जो है वो खर्च होने वाला है। तो पैसे का जो मैनेजमेंट है वो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि सारा कुछ मैनेज आपको करना, आप ही आपकी कंपनी है, समझिए उसको, जो आपकी कंपनी है आप ही उसके बॉस हैं, तो बहुत सोच समझ के उसको करिए, ठीक है। चलिए कुछ सक्सेस मंत्रा दे देता हूँ इस फील्ड में, आप सक्सेस कैसे होंगे, जिन लोग डिसाइड कर लिए हैं, तरीका मैंने बता दिया, क्राइटेरिया मैंने बता दिया, कैसे करेंगे वो बता दिया, सक्सेस कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए, इसमें आप जो है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को ही लेके चलिए, बहुत ढेर सारा सेगमेंट मत ले आइए। लोग क्या करते हैं रेंज इतना ज़्यादा मेंटेन कर ले आते हैं पहले शुरू में कि शायद ये वाला चल जाए, शायद वो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, ऐसा सोच के लेके आते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा रेंज लेके आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा बिके, तो उसको रेंज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जाएगा, पैसा फंसेगा, ठीक है, पैसा फंसेगा तो आपके पास इमीडिएट तो पैसा आएगा नहीं, फिर आप कैसे मंगाएंगे, तो आप फंसते जाओगे पैसे के मामले में, ठीक है। तो फाइनेंशियल आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल से ब्रेक हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आप खुद एज ए स्टॉकिस्ट मत वर्क करिए। अगर आप खुद एज ए स्टॉकिस्ट वर्क करेंगे इस प्रोफेशन के अंदर, तो आप बहुत बुरी तरीके से फेलियर आपका हो सकता है, ठीक है। एज ए स्टॉकिस्ट में क्या होगा कि आप एज ए स्टॉकिस्ट काम करेंगे तो आप माल सप्लाई में और पैसा कलेक्शन में पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, डॉक्टर के ऊपर आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये होगा आप खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करिए और पर्टिकुलर 2-3 स्टॉकिस्ट असाइन करिए, जैसे नॉर्मली कंपनीज का होता है, उनको मार्जिन दीजिए, 1-2% एक्स्ट्रा मार्जिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके थ्रू पेमेंट का सारा हिसाब किताब उनसे रखिए, ठीक है। उनसे पेमेंट साइट उनको दीजिए, जितने दिन में आपको पेमेंट लेना है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए पहले ही, कितना पेमेंट साइट होगा, डेज कितने होंगे, उतने टाइम पे आप पेमेंट लीजिए, वहां से माल सर्कुलेट करिए, ठीक है। तो उनके थ्रू सर्कुलेट होगा तो आपकी हेडेक क्या होगा कि वो कम होगा, अदरवाइज क्या आपके ऊपर हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज़ है कि इसमें 5-7 डॉक्टर अपने पास ऐसे रखिए, ऐसे रिलेशन बना के रखिए जो आपके मेडिसिन को रेगुलर प्रिस्क्राइब करते रहें, क्योंकि अगर फ्रेंड्स इसमें आपकी जो भी मेडिसिन आप लेके आते हैं उसमें कोई ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न नहीं होता है।
तो अगर कोई एक्सपायरी मार्केट से रिटर्न आता है तो आपका वो लॉस है, ठीक है, आपको ही वो झेलना पड़ेगा, आपको ही फेस करना पड़ेगा, उसको जो पेमेंट वगैरह होगा आपको ही देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए तो अपने पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स रखिए जो आपका कोई भी गुड्स जो है एक्सपायर ना होने दे। कुछ ऐसे रिलेशन बना के रखिए, अपने कस्टमर कुछ ऐसे रखिए कि जो आपका कंटिन्यूस प्रिस्क्रिप्शन आपको देते रहें। कोई भी अगर गुड्स फंसता है, आपका मूवमेंट नहीं होता है या स्टॉप हो जाता है मूवमेंट, आप उनके थ्रू, उस चैनल के थ्रू अपने गुड्स को लिक्विडेट कर लें, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि पेमेंट में कभी भी डिले मत करें। पेमेंट मीन्स स्टॉकिस्ट जो क्लियर कट बात करके रखें, जिस भी स्टॉकिस्ट जिसको भी बनाते हैं, टाइम पे पेमेंट लेते रहें। चौथा कौन सा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है शायद, चौथा पांचवा जो भी पॉइंट है, उसको एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी आप काम करें इसमें अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा घटा के काम ना करें। अगर मार्जिन आप घटा देंगे, अब देखेंगे बहुत ज़्यादा यार मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैं आउट डाउन चला जाऊँ, एक बार बिजनेस हिट हो जाएगा तब फिर जो है मैं मार्जिन बढ़ा लूँगा, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करें। कभी भी आप मार्जिन घटा के बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो मार्जिन आपको लेना है डिसाइड करिए, पर मुझे 20% मार्जिन के ऊपर काम करूँगा या 30% मार्जिन के ऊपर काम करूँगा, सारा सब कुछ सारे खर्चे निकालने के बाद उस पर बिल्कुल अडिग रहिए, माल बिके या माल ना बिके, ठीक है। नहीं बिक रहा तो उसके बाद उसके लिए तरीके बदलिए, अपना आइडियोलॉजी बदलिए, सिस्टम बदलिए, नए नए तरीके सोचिए उसके लिए, बट मार्जिन को गिरा के कभी भी मत काम करिए। अगर मार्जिन गिरा के आप काम करेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी और आप ब्रेक हो जाएंगे और आपको फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड कंपनी से, जिस कंपनी का आपने फ्रेंचाइजी लिया है उससे रेगुलर टच में रहिए। कई बार क्या कहते हैं, जैसे आपको कोई माल बिकने लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसका रेट बढ़ा के फिर देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी मजबूरी है, ये ब्रांड को सेल कर रहे हैं, अब इनको हम रेट बढ़ा के देंगे। तो उनसे लिए कोशिश आप करें, जब भी उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो है, 1 साल के लिए या 6 महीना, 1 साल 2 साल जो भी आप टाइम है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे इतने टाइम तक इसी रेट पे ये मेडिसिन चाहिए होगी, ठीक है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मूवमेंट थोड़ा सा बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो आप रेट फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत होशियार होते हैं, ठीक है, वो रेट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स दी फार्मा फ्रेंचाइजी के लिए, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसलिए वीडियोज बनाता हूं मैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।